डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट है हाइपर कंजुगेशन। इसको बेटा नो बॉन्ड रेजोनेंस भी बोलते हैं, नो बॉन्ड रेजोनेंस। अभी देखेंगे कैसा होता है, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि हाइपर कंजुगेशन में कैसे स्टेबिलिटी मिलती है, कहाँ क्या होता है। सबसे पहले तो बेटा लिख लेंगे इट इज ऑब्जर्व्ड इन कार्बोकटायन फ्री रेडिकल and alkenes. Generally, HC in carbocation is also possible, also present, but very less. ठीक है। हाइपर कंजुगेशन कार्बो अनायन जो नेगेटिव चार्ज होता है उसके अंदर बेटा होता है, पॉसिबल है उसके अंदर होना, लेकिन वो बहुत कम आता है हमारे सामने। तो हम तीन ही तरीके के हाइपर कंजुगेशन तीन जगहों पे मेनली पढ़ते हैं। हाइपर कंजुगेशन पढ़ने के लिए बेटा सबसे पहले अगर बात करें हाइपर कंजुगेशन इन R प्लस, ठीक है। तो R प्लस कैसा होगा बेटा, कार्बोकटायन HH, और यहाँ पे मान लीजिए इसके साथ कुछ भी लगा हुआ है, कोई भी कार्बन की चेन लगी हुई है इस तरफ और इस तरफ, और इसके ऊपर से एक हटा देते हैं H, तो यहाँ पे आ जाएगा बेटा पॉजिटिव चार्ज। बेटा सबसे पहले यहाँ पे हमें देखना होता है कि अल्फा कार्बन क्या होता है, अल्फा कार्बन इन कार्बोकटायन, ठीक है। तो बेटा अल्फा कार्बन होता है आपका जो भी कार्बोकटायन है उससे नेक्स्ट कार्बन, तो यहाँ पे बेटा दो अल्फा कार्बन मिल जाएंगे, अल्फा कार्बन 1 और अल्फा कार्बन 2, ठीक है। उसके बाद हाइपर कंजुगेशन के अंदर बेटा हमें काउंट करने होते हैं अल्फा एच। अल्फा एच बेटा किस पे काउंट करेंगे, अल्फा एच आर हाइड्रोजन प्रेजेंट ऑन sp3 अल्फा कार्बन, sp3 अल्फा कार्बन, ठीक है। पहले आप अल्फा कार्बन देख लेंगे, उनके अंदर से आप क्या करें, देख लेंगे कि sp3 आपके कितने अल्फा कार्बन है। वो sp3 अल्फा कार्बन के ऊपर बेटा आप जाएंगे और वहां पे काउंट करेंगे कि उनके ऊपर अल्फा एच कितने हैं, ठीक है। तो अल्फा एच हमें काउंट करने होते हैं हाइपर कंजुगेशन पता लगाने के लिए। अब यहाँ पे बेटा इस एग्जाम्पल के अंदर कितने अल्फा कार्बन है ये तो मैंने दिखा दी, कितने अल्फा एच है कोई बताएगा? सर 6। ओके, किस किस पे है बेटा, कौन कौन से कार्बन पे है? नंबरिंग कर देता हूँ ताकि बताने में आसानी हो। 1 2 सर 11 है, सॉरी 11 है। 3 4 5 11 है। अच्छा, कहाँ पे काउंट किया आपने, कौन कौन से कार्बन पे काउंट किए? 4 है। 4 है, ठीक है। एक आंसर मुझे 4 का मिला है। साक्षी कह रही 2 और 4, बेटा टोटल बताना है 2 या 4। अच्छा, कार्बन 2 है और अल्फा एच 4 है, ठीक है। 4 हाँ सत्यम कितने बता रहे हो, 4 बता रहे हो? तुम ही बोले थे क्या पहले 10 ज्यादा बड़ा नंबर? यस सर। अच्छा, अब समझ आ गया। अल्फा कार्बन Yes. बेटा सबसे पहले आपको सेलेक्ट करने हैं। अल्फा कार्बन आपने सेलेक्ट किए, उसके बाद उनके ऊपर एच गिन लो, ठीक है। उसके ऊपर हमने एच गिन लिए। यहाँ पे सबको क्लियर है कि ये आपके अल्फा कार्बन है। कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 4 जो है वो अल्फा कार्बन है, उनके ऊपर जितने एच आ रहे हैं, दो दो एच आने चाहिए उनके ऊपर, तो वो हो गए हमारे अल्फा एच का काउंट 4 दे देंगे। एक चीज और है कि यहाँ पे हमें चेक करना है हमेशा कि आप जिनको अल्फा कार्बन काउंट कर रहे हो ना, अल्फा कार्बन के अंदर सिर्फ sp3 पे अल्फा एच काउंट करने हैं, sp3 कार्बन के ऊपर। कहीं पे अगर ऐसा हो जाता है, यहाँ पे कितने अल्फा एच हैं? अल्फा एच फॉर हाइपर कंजुगेशन ऐसा बोल सकते हो, क्योंकि अल्फा एच तो वही हो गए जो अल्फा कार्बन के ऊपर एच है, लेकिन हाइपर कंजुगेशन कौन शो करेंगे बेटा, जो sp3 होंगे। कितने हैं बताओ? सर 3 है, 3 क्योंकि एक अल्फा कार्बन हमारा sp2 है। यहाँ पे ये वाला अल्फा कार्बन बेटा मेरा sp2 है, तो मैं इसके अल्फा एच काउंट नहीं कर रहा हाइपर कंजुगेशन के लिए, ये sp3 है, इसके काउंट किए जाएंगे, ठीक है। ये हो गया। तो ये बात क्लियर हो गई कि हमें अल्फा एच कैसे काउंट करने हैं। जब ये समझ में आ जाएगा उसके बाद देखते हैं कि हाइपर कंजुगेशन में क्या हो रहा है, ठीक है। कनक बेटा
हाइपर कंजुगेशन इन कार्बोकटायन पढ़ रहे हैं, अल्फा एच काउंट करने बताए हैं। अल्फा एच के लिए कुछ नहीं करना होता है, जहां पे आपका कार्बोकटायन है उससे जो नेक्स्ट कार्बन है, जैसे कि इस एग्जांपल के अंदर ये मेरा कार्बोकटायन है और कार्बन नंबर 2 एंड, हाँ जी कनक, हैंड रेस किया आपने, बोलो। सर कल जो टेस्ट हुए थे वो हम्म। मैंने फोटोन वाला दे दिया, पर कैटलिस्ट वाला मैं दे रही थी, 12 बज गए पर वो हट गया अचानक से। कोई बात नहीं, फोटोन का दे दिया ना, यस सर। बस ठीक है, एक दे दिया इनफ है, और फोटोन का ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था, ठीक है, वो सॉर्टेड है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके जो भी डाउट्स होंगे वो आप मेरे को फोन पे सेंड कर देना, मैं बाद में आप लोगों के बैच का मेरे को जीओसी कंप्लीट करना था, डाउट्स वगैरह एक साथ ले लेंगे किसी दिन। डाउट क्लास, अभी डाउट क्लास भी लगेंगी थर्सडे और फ्राइडे को, अब की बार डाउट क्लासेस भी लगेंगी, तो उनके अंदर आप लोग पूछ लेना, ठीक है। ओके। ओके अभी के लिए ये पढ़ लो, हाइपर कंजुगेशन इन कार्बोकटायन बता रहा हूँ बेटा, इसके अंदर मैंने काउंट करने बताया है कि अल्फा एच, कितने अल्फा एच आपको हाइपर कंजुगेशन देंगे कार्बोकटायन के अंदर, तो उनका नंबर होता है कि आपका जहां भी कार्बोकटायन है उससे नेक्स्ट जो कार्बन है, आप पहले वो कार्बन गिनोगे, यहाँ पे 2 और 4, यहाँ पे बेटा 3 नंबर कार्बन पे तो आपका कार्बोकटायन है, और 2 और 4 के ऊपर बेटा आपके अल्फा कार्बन है। इन अल्फा कार्बन के ऊपर आप पहले देखेंगे कि ये इनमें से कितने कितने sp3 हैं, जितने sp3 होंगे उनके सारे H गिन लोगे, वो सारे के सारे अल्फा H आपको हाइपर कंजुगेशन दिखाएंगे। तो बेटा इस वाले केस के अंदर आपके अल्फा H ना 4 आ रहे हैं, और इस वाले एग्जांपल के अंदर आपके अल्फा H 3 आ रहे हैं, ठीक है। अब इससे आगे बात करते हैं कि हाइपर कंजुगेशन में क्या मैकेनिज्म फॉलो हो रहा है। बेटा मैं एक कार्बोकटायन ड्रॉ कर रहा हूँ, एक कार्बोकटायन CH3, और यहाँ पे CH2 पॉजिटिव। बेटा ये कार्बोकटायन है, इसमें होता क्या है, रेजोनेंस के अंदर आपके बॉन्ड्स रोटेट होते हैं, वो हमेशा पाई बॉन्ड वगैरह रोटेट होते हैं, कभी भी सिग्मा बॉन्ड आपका रेजोनेंस के अंदर रोटेट होकर खत्म नहीं होता, क्योंकि रेजोनेंस के अंदर कहते हैं कि स्ट्रक्चर सेम रहना चाहिए। अगर आपने सिग्मा बॉन्ड रोटेट कर दिया तो ये एटम फिर स्ट्रक्चर से बाहर हो जाएगा, इसलिए रेजोनेंस के अंदर कभी भी हम सिग्मा बॉन्ड्स रोटेट नहीं करते। यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन में करते हैं, हाइपर कंजुगेशन में करते हैं। किसका रोटेट करते हैं बेटा, यहाँ पे जो ये sp3 वाला कार्बन है, इस sp3 कार्बन, ये इसका अल्फा कार्बन है, ठीक है, और ये sp3 भी है। इसके अंदर बेटा H का जो बॉन्ड है वो रोटेट किया जाता है, CH बॉन्ड ऐसे करके रोटेट कर देते हैं। बेटा ऐसा करने की वजह से क्या होता है, इस वाले कार्बन के ऊपर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इसके पड़ोस में ये पॉजिटिव चार्ज लेके बैठा है, बाहर H गया वो तो पॉजिटिव चार्ज लेके जाएगा, ये बॉन्ड खत्म हो चुका है, इसके ये दो बॉन्ड एज इट इज सलामत है। ये बेटा माइनस और प्लस मिलके एक डबल बॉन्ड बना लेंगे। तो बेटा जब ऐसा होगा तब क्या होगा, मुझे जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर मिलेगा जो इसका हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर बनता है, इसका हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा C डबल बॉन्ड CH2 और CH2, या फिर इस वाले बॉन्ड्स को ऐसे आप शो कर लीजिए कि ये वाला बचा हुआ है, और बेटा इसका जो ये H है ये पॉजिटिव होके बाहर चला गया, ठीक है। ऐसा बेटा एक बार इस वाले H के साथ हुआ, इसको अगर मैं H नंबर A बोल दूं, इसको B बोल दूं और इसको C बोल दूं, तो ये कौन से का केस है बेटा, ये A का केस है। उसके बाद B वाला भी बॉन्ड ऐसे रोटेट होगा, B वाला जब H रोटेट होके बाहर निकलेगा तो बेटा उसके लिए मुझे कैसा स्ट्रक्चर मिल जाएगा, ये तो सेम रहेगा, ये वाली चीज सेम रहेगी, ऊपर से ये वाला H यहाँ पे सेम होगा, ये वाला H यहाँ पे बाहर हो जाएगा पॉजिटिव होके, ठीक है। ये बेटा मेरे को B के लिए स्ट्रक्चर मिल जाएगा, ये मेरे को B के लिए स्ट्रक्चर मिला। उसके बाद अगर मैं C का बनाऊंगा तो C के अंदर नीचे वाला H बाहर हो जाएगा, ये H बाहर हो गया, H पॉजिटिव, H और H डबल बॉन्ड बेटा CH2। अच्छा ये बेटा आपके 3 हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर आ गए, टोटल कितने आ गए, 3 हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर, 3 HC स्ट्रक्चर्स, ठीक है। एक बात देखिए आप, इन सारे के सारे स्ट्रक्चर्स के अंदर क्या हो रहा है, 1 2 और 3 तीनों हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर के अंदर बेटा जो आपका ओरिजिनल कार्बोकटायन था, जहां पे कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज था, वो अब नहीं बचा है, चार्ज जो आपका पॉजिटिव था वो हाइड्रोजन लेके बाहर हो गया है। तो हाइपर कंजुगेशन होने से क्या फर्क पड़ रहा है कार्बोकटायन के ऊपर, उसका चार्ज कम हो रहा है कि बढ़ रहा है, सर कम हो रहा है। कम हो रहा कम है कम हो रहा है। इसका मतलब हाइपर कंजुगेशन इसको स्टेबलाइज कर रहा है, अनस्टेबलाइज कर रहा है, सर सर, स्टेबलाइज कर रहा है। स्टेबलाइज कर रहा है। बिल्कुल। तो हाइपर कंजुगेशन की वजह से कार्बोकटायन क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाता है, ठीक है, कार्बोकटायन स्टेबल हो जाता है। अब इसका अगर बेटा आपको हाइब्रिड बनाना हो कि एग्जैक्टली कैसा दिख रहा होगा या रियल स्ट्रक्चर कैसा होगा, तो बेटा ऐसा दिखा देंगे हाइपर कंजुगेटिंग का, कि तीनों के तीनों H के ऊपर डेल पॉजिटिव और डेल पॉजिटिव, इस वाले कार्बन के ऊपर भी बेटा डेल पॉजिटिव, और ये वाला जो डबल बॉन्ड है ये कंप्लीट ना होके
पार्शियल आ जाता है, पार्शियल डबल बॉन्ड आ जाता है। ऐसा इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर बन जाएगा। हालांकि रेजोनेंस के अंदर हाइब्रिड बनाना होता है, हाइपर कंजुगेशन के अंदर हम हाइब्रिड वगैरह नहीं बना रहे होते हैं। हाइपर कंजुगेशन के अंदर जो मेन चीज है बेटा वो है टोटल नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर्स। कितने बनेंगे बेटा बताइए, कहीं भी आपको कोई रैंडम दे रखा है तो कितने बनते हैं, एनी गेस? सर जितने अल्फा तो कार्बन अल्फा कार्बन अल्फा होते हैं। हाइड्रोजन जितने जितने अल्फा एच निकल सकेंगे तो इक्वल नंबर ऑफ अल्फा एच ऑन sp3 अल्फा कार्बन। ठीक है, उतने ही आपको क्या मिल जाएंगे, हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, यहाँ पे बेटा अगर इस हाइब्रिड में बात की जाए कि यहाँ पे डेल पॉजिटिव आ रहा है, ये डेल पॉजिटिव की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये डेल पॉजिटिव हो जाएगा बेटा 1/4, 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज, है कि नहीं है? तो इसकी वैल्यू कम कब होगी, जब आपके अल्फा एच ज्यादा हो कि कम हो? इस डेल प्लस की वैल्यू कम कब होगी, अल्फा एच मोर में या अल्फा एच लेस में? सर एक बार ये फॉर्मूला दोबारा बताना। मैंने ही बोला बेटा, यहाँ पे जो डेल प्लस है 4 जगहों पे दिख रहा है आपको, 3 एच के ऊपर, एक कार्बन के ऊपर, यानी कि इसका जो पॉजिटिव चार्ज था वो 4 जगह पे बट गया है हाइपर कंजुगेशन होने की वजह से, है कि नहीं है? क्योंकि ओवरऑल तो इसके पास 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, वो कई जगहों पे बट गया है, डिस्पर्स हो गया है बाई हाइपर कंजुगेशन। तो बताइए डेल प्लस कब ज्यादा होगा, जब आपके अल्फा एच ज्यादा मिल रहे होंगे आपको कि कम मिल रहे होंगे डेल प्लस की वैल्यू? सर कम में। अगर कम होंगे तो डेल प्लस ज्यादा होएगा, यस सर। और कम कब होगा? 4 बज के ज्यादा हो गए, 4:30 होने में 10 मिनट बाकी है। साक्षी बेटा माइक बंद करके टाइम बताओ। ठीक है, आपका डेल पॉजिटिव की वैल्यू आप क्या चाहते हो, कम हो कि ज्यादा हो स्टेबिलिटी के लिए? सर कम। सर ज्यादा। स्टेबिलिटी के लिए डेल प्लस कम होना चाहिए। इस वाले कार्बन के डेल प्लस क्या है, इसको देखो, डेल प्लस की वैल्यू इसके ऊपर जो चार्ज आना है वो कम होना चाहिए कि ज्यादा? सर कम होना चाहिए। तो अगर डेल प्लस की मैग्नीट्यूड कम होना चाहिए तो अल्फा एच ज्यादा होने चाहिए, है कि नहीं है? जितने ज्यादा अल्फा एच होंगे उतनी जगह के ऊपर आपका चार्ज बढ़ जाएगा, तो एक जगह पे कम करने के लिए ज्यादा अल्फा एच चाहिए। इसका मतलब बेटा आपकी स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन is directly proportional to number of hyperconjugating structure। नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर जितने ज्यादा बनेंगे उतनी ज्यादा जगह के ऊपर डेल पॉजिटिव बच रहा होगा, विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा एच ऑन sp3 कार्बन, ऑन sp3 कार्बन। क्या क्लियर है बच्चों? यस सर। ठीक है, एक ये बात होगी। एक जो पॉइंट है बेटा, ओनली H from sp3 carbon can participate in hyperconjugation because sp2 carbon H bond and sp carbon H bond are stronger and not easy to break, not easy to break। ठीक है, sp3 कार्बन का H के साथ जो बॉन्ड होता है वो थोड़ा कंपैरेटिवली इनके मुकाबले वीकर होता है sp2 और sp वालों के, इसलिए इसका ही H हम लोग डिटैच करके हाइपर कंजुगेशन में दिखा पाते हैं। हाइपर कंजुगेशन में क्या करना है, CH बॉन्ड हमको तोड़ना है, तो वो बॉन्ड जो है sp2 और sp कार्बन के अंदर नहीं टूट पाता है। ठीक है, ये बात हो गई। तो अब इसके ऊपर अगर एक क्वेश्चन मैं आपको दूं, क्वेश्चन वेरी सिंपल, CH3 पॉजिटिव CH2 CH3, एक हो गया मेरा CH3 और CH3 पॉजिटिव, और बेटा तीसरा मैं बना देता हूं C पॉजिटिव H CH3 और CH3। ठीक है, A ये है, B ये है और C ये है। ये क्वेश्चन आप लोग करेंगे। उससे पहले मैं एक बात बता दूं बेटा, जब मेसोमेरिक पढ़ाया था तो मेसोमेरिक के अंदर मैंने कह दिया था कि मेसोमेरिक इज मोर डोमिनेंट देन इंडक्टिव इफेक्ट, ये बात बोली थी।
तब तक हमने हाइपर कंजुगेशन नहीं पढ़ा था। तो बेटा अब जो ओवरऑल हमारा डोमिनेंस का ऑर्डर आता है वो आता है मेसोमेरिक इज मोर स्ट्रॉन्ग देन हाइपर कंजुगेशन विच इज मोर स्ट्रॉन्ग देन आई इफेक्ट। तो आप जब भी किसी चीज की स्टेबिलिटी देखोगे तो पहले क्या देखोगे, अगर मेसोमेरिक से कोई आंसर मिल रहा है तो वो आपका फाइनल आंसर होगा। उसके बाद अगर मेसोमेरिक से कोई आंसर नहीं मिल रहा है, इक्वल मिल रहे हैं या फिर है ही नहीं मेसोमेरिक, तो आप किससे देखोगे आंसर, हाइपर कंजुगेशन से देखोगे। अगर हाइपर कंजुगेशन से भी चीजें इक्वल मिलती हैं या आंसर आपको मिलता ही नहीं है, फिर आप किस पे जाओगे, इंडक्टिव इफेक्ट पे जाओगे। क्या क्लियर है? कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपका इंडक्टिव इफेक्ट कह रहा है कि ये चीज अनस्टेबल है और आपका हाइपर कंजुगेशन कह रहा है कि ये चीज स्टेबल है, तो आप इंडक्टिव इफेक्ट का आंसर दे दो। आप किसका दोगे, जो बात हाइपर कंजुगेशन बोल रही, क्योंकि हाइपर कंजुगेशन डोमिनेंट होता है। ठीक है, तो बेटा ये आपके तीन जो हैं स्ट्रक्चर्स हैं, नोट डाउन कर लो या फिर इसको भी मैं यहीं लिख देता हूँ। सीज है CH3C। मुझे आप इन तीनों का स्टेबिलिटी बता दीजिए, आपके पास जितने भी लॉजिक्स हैं वो सब लगा के। कार्बोकटाइन के लिए हम सारे इफेक्ट्स पढ़ चुके हैं, मेसोमेरिक भी, इंडक्टिव भी और उसका हाइपर कंजुगेशन भी पढ़ लिया था। सर इस क्वेश्चन में क्या बताना है? स्टेबिलिटी बतानी बेटा, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटाइन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटाइन इक्वल क्वेश्चन मार्क। इस क्वेश्चन के अंदर आप मुझे कार्बोकटाइन्स की स्टेबिलिटी बताएं। सर तीनों के अंदर? हाँ, तीनों को कंपेयर करना है बेटा, ए बी और सी तीनों को कंपेयर करना है। बी इज मोर स्टेबल देन ए विच इज मोर स्टेबल देन सी। ओके, बी ए, इसमें क्या लग जाएगा, माइनस आई। और ठीक है, और किसी का कोई आंसर? टेक योर टाइम, यू गॉट 3 minutes टू थिंक। आराम से सोचो, सारे इफेक्ट लगा के देखना कि क्या क्या पॉसिबल है इसके अंदर। सर बी और सी सेम है क्या? बी और सी, अरे ये मैंने सी क्या लिखा था, अच्छा बी, सर आपने पहले एच पहले लगाया था, एक एच PH लगाया था ना, हाँ हाँ Yes. बिल्कुल, यस पहले एक एच लगाया था। ओके, ये ठीक है, बी ए एंड देन सी, गलती से लिखा। कहना कह रहे CANB CBA यस सर। CBA, तो अभी चेंज करने के बाद जो मैंने यहाँ पे एच लगा दिया फिर भी यही आंसर है। पहले सर सर बी सर बी पहले बी हो। बी सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। सबसे कम स्टेबल कौन होना चाहिए? सर ए। ए, सर रीजन? रीजन सर उसमें अल्फा एच कम है। कितने कम है? 3 3 6 और 2, सर एक कम है। कितने हैं इसमें? अल्फा एच कितने हैं बी में, सॉरी ए में कितने हैं? सी जो नया लिख रखा है उसको देखना, पहले वाले को नहीं। वहां पे तो ठीक है 9 थे, वो एक CH3 गलती से लगा दिया था। ए में कितने अल्फा एच और सी में कितने अल्फा एच हैं ये बताओ मेरे को। सर ए में 8 है सर ए और में सी में 8 6 है। है। सर सी में सी में सत्यम कितने बता रहे हो? सर 7। सी में 7 दिख रहे हैं। ओके बेटा, अल्फा कार्बन के ऊपर एच देखना है, कार्बोकटाइन वाले कार्बन पे मत देख लेना। साक्षी कह रही है 8 9 एंड 6 सही है, साक्षी का भी सही है आंसर, कोमल का भी सही है। सत्यम कार्बन देखो पहले, अल्फा कार्बन, ये तो कार्बोकटाइन पे ही लगा हुआ है, जो तुम 7वां एच गिन रहे हो तो कार्बोकटाइन पे ही लिखा हुआ है, वो काउंट होगा। ओके सर। कार्बोकटाइन से अगला काउंट करना है, ठीक है। चलो इसके अंदर देखते हैं बेटा, सॉल्यूशन इसका आंसर हो जाएगा बी मोर देन ए मोर देन सी, ये तो इसका आंसर हो जाएगा। कैसे होएगा ये देखते हैं बेटा। सबसे पहले हर एक कार्बोकटाइन के अंदर आप देखो क्या क्या इफेक्ट्स लगने पॉसिबल है। यहाँ पे बेटा रेजोनेंस का कोई केस पॉसिबल नहीं। अच्छा कैसे देखने शुरू करोगे? सबसे पहले क्योंकि हमारा डोमिनेंस किसका है, रेजोनेंस मोर देन हाइपर कंजुगेशन मोर देन
इंडक्टिव इफेक्ट रेजोनेंस बोल लो या एम इफेक्ट बोल लो, क्योंकि एम इफेक्ट इज कॉज्ड बाय रेजोनेंस। तो आप पहले रेजोनेंस चेक करोगे, फिर हाइपर कंजुगेशन चेक करोगे, फिर इंडक्टिव इफेक्ट। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर आप पहले हाइपर कंजुगेशन देख रहे हो उसके बाद आप मेसोमेरिक देख रहे हो, पता चलता है आंसर तो आपको मेसोमेरिक से देना है, हाइपर कंजुगेशन देखना बेकार है। सबसे पहले रेजोनेंस देखो, अगर उसी से आपको आंसर मिल जाता है तो बात खत्म, आपको बाकी के इफेक्ट्स देखने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे हमने देखा बेटा इन तीनों केसेस के अंदर रेजोनेंस पॉसिबल नहीं है, रेजोनेंस पॉसिबल नहीं है क्योंकि कोई कंजुगेशन इनके अंदर नहीं है, इनके अंदर कोई कंजुगेशन नहीं है। पॉजिटिव Cl तो पॉजिटिव चार्ज कार्बन डबल सिंगल, ठीक है। यहाँ पे अगर क्लोरीन देखोगे तो क्लोरीन के पास लोन पेयर होते हैं, लेकिन अगर क्लोरीन डायरेक्टली यहीं पे लगा होता तो उसका रेजोनेंस हो पाता। यहाँ पे जो है इसका कंजुगेशन डी एस और बीच में बेटा एक एस आ गया तो DSS हो गया, तो यहाँ पे क्लोरीन के साथ कंजुगेशन पॉसिबल नहीं है, तो रेजोनेंस का कोई भी केस नहीं बन सकता है, ठीक है। उसके बाद जब रेजोनेंस का कोई केस नहीं बन रहा है तब हमें रिजल्ट किससे मिलेगा? फिर हाइपर कंजुगेशन पे जाएंगे। तो बेटा ए के केस के अंदर मेरे पास अल्फा एच इक्वल 8 है, इसके अंदर बेटा मेरे पास अल्फा एच इक्वल 9 है, और इसके अंदर बेटा अल्फा एच कितने हैं मेरे पास? यहाँ पे है 6, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास एग्जैक्टली 6 अल्फा एच है। तब यहाँ पे हो गया आपका सबसे ज्यादा अल्फा एच जिसके पास होंगे उसका हाइपर कंजुगेशन सबसे ज्यादा मिलेगा, हाइपर कंजुगेशन ज्यादा होगा तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। इंडक्टिव इफेक्ट भी इसके अंदर लग रहा है, यहाँ पे इसका -I लग रहा है बेटा क्लोरीन का, लेकिन इसको हम अकाउंट में नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि हमें आंसर किससे देना है? हाइपर कंजुगेशन से देना है। तो यहाँ पे हमारा आंसर सीधे सीधे हाइपर कंजुगेशन से आ जाएगा, जिसके सबसे ज्यादा अल्फा एच उसकी सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी, बी के अल्फा एच सबसे ज्यादा है, ए के उसके बाद है और सी के उसके बाद है। क्या सबको क्लियर है कैसे इसकी स्टेबिलिटी आएगी? यस सर। यस सर। ओके चलो इसके बाद बेटा बात करेंगे हाइपर कंजुगेशन इन अल्कीन। सर कभी ऐसा होता है कि मेसोमेरिक इफेक्ट से अलग आंसर है, हाइपर कंजुगेशन से अलग? हाँ बेटा हो सकता है, हो सकता है। अगर आपके कार्बोकटायन के ऊपर यहाँ पे आप क्या कर रहे हो कि ये कार्बोकटायन हो गया C डबल बॉन्ड, और यहाँ पे आपने मान लो NO2 लगा दिया, और इस कार्बोकटायन के पास बेटा मान लीजिए CH3 और CH3 ये है, तो इसके हिसाब से ये तो हो जाएगा अनस्टेबल। मैं बताऊं कि एम इफेक्ट हाइपर कंजुगेशन से अलग आंसर लाना है ना मुझे। ये हो गया, ये हो गया, इसके ऊपर ये हो गया OR, तो मेसोमेरिक दे देगा इसको ज्यादा स्टेबल, और हाइपर कंजुगेशन इसका कम कर दो। हाइपर कंजुगेशन ये तो बेटा इसके अंदर अल्फा एच आपको कितने मिलेंगे? इसके अंदर बेटा अल्फा एच मिल गए आपको 6, इसके अंदर आपको अल्फा एच कितने मिले? इसके अंदर अल्फा एच आपको 3 मिले। तो अल्फा एच तो कहता है कि ये वाला आपका स्टेबल होना चाहिए, ये वाला आपका ज्यादा स्टेबल होना चाहिए। यहाँ पे इनको पलट दो, OR की जगह ये वाला आप इसको ज्यादा स्टेबल होता होगा, लेकिन ये कम स्टेबल आएगा क्योंकि इसके ऊपर -M का ग्रुप लगा हुआ है बेटा। ये वाला यहाँ पे -M का ग्रुप है और यहाँ पे +M का ग्रुप है। तो मेसोमेरिक इफेक्ट क्या आंसर देता है? मेसोमेरिक कहता है कि आपका बी वाला जो है वो ज्यादा स्टेबल है, बी वाला ज्यादा स्टेबल है ए से। और हाइपर कंजुगेशन क्या कहता है बेटा? हाइपर कंजुगेशन कहता है कि ए ज्यादा स्टेबल है बी से। तो इस केस के अंदर आपका आंसर क्या हो जाएगा? ये वाला, ठीक है। ओके सर। ठीक है, पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है, इसीलिए डोमिनेंस ऑर्डर बनाया गया है। चलो ये हो गया। इसके बाद बेटा नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट चीज हो जाएगी हाइपर कंजुगेशन इन अल्कीन। हाइपर कंजुगेशन इन अल्कीन तो HC इन अल्कीन। जैसे उसके अंदर पहले हमने बात की थी कि अल्फा एच और अल्फा कार्बन कैसे देखना है, यहाँ पे ही पहले सीख लेते हैं कि अल्फा एच और अल्फा कार्बन कैसे होता है। बेटा ये आपका अल्कीन हो गया। इसके अंदर जहां पे आपका डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड से जो नेक्स्ट कार्बन होंगे बेटा वो आपके क्या हो जाएंगे? अल्फा कार्बन, ठीक है। और sp3 अल्फा कार्बन के ऊपर जितने H होंगे वो H अल्फा H फॉर हाइपर कंजुगेशन, ठीक है। तो यहाँ पे ये दोनों आपके sp3 दिखा रखे हैं, इनके ऊपर मान लीजिए ऐसे करके 3 H होंगे। तो बेटा इस वाले केस के अंदर आपके अल्फा H कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे। अल्फा H इक्वल 6। इस केस के अंदर मेरे अल्फा H 6 हो गए, क्योंकि इन कार्बन से एक एक जो है आपका नेक्स्ट अल्फा कार्बन अटैच था। हो सकता है बेटा डबल बॉन्ड के ऊपर ऐसे करके CCHC ऐसा भी हो। ये लोग क्या होंगे? ये हो जाएगा बेटा H3 और ये H3 और ये CH3।
ये होगा तो यहाँ पे बेटा अल्फा एच कितने हो जाएंगे, अल्फा एच इक्वल 9 हो जाएगा। ठीक है, तो अल्कीन के केस के अंदर कैसे काउंट करते हैं कि जहां पे आपके डबल बॉन्ड है उनसे जो नेक्स्ट नेक्स्ट कार्बन है वो आपके अल्फा कार्बन हो जाएंगे। अगर वो sp3 है तो उनके कार्बन आप काउंट कर लो और उनके हाइड्रोजन काउंट कर लो, दे विल बी अल्फा एच फॉर हाइपर कंजुगेशन। यहाँ पे बेटा एक सी लगा दिया मैंने और यहाँ पे CH3 लगाया और ये ऐसे करके CH3 है और यहाँ पे H है और यहाँ पे CH2 CH3 है। टोटल नंबर ऑफ अल्फा एच बताइए बेटा, टोटल नंबर ऑफ अल्फा एच फॉर हाइपर कंजुगेशन इस कंपाउंड काउंट कीजिए। सर 8। 2 3 3 6 और 2 8। ठीक है, बाकी लोग बोलिए। सबसे पहले क्या करना है बेटा, इसके अंदर अल्फा कार्बन आइडेंटिफाई करो। तो यहाँ पे बेटा इस वाले डबल बॉन्ड के लिए ये अल्फा कार्बन है, एक अल्फा कार्बन यहाँ से मिलेगा। ये वाला जो बेटा डबल बॉन्ड, अच्छा एक यहाँ से भी मिलेगा, एक अल्फा कार्बन ये हो गया। इस वाले डबल बॉन्ड के लिए बेटा एक आपको अल्फा कार्बन मिला, ये अल्फा कार्बन मिला। यहाँ पे तीनों अल्फा कार्बन sp3 है, तीनों की तीनों sp3 है तो उनके एच काउंट कर लो बेटा। इस वाले के ऊपर 2 है, इस पे 2 है, इसके ऊपर 6 है और इसके ऊपर आप इसके ऊपर 3 है और इसके ऊपर 3 है। टोटल कितने हो गए, 8 हो गए। 3 + 3 + 2 टोटल 8 आ गया। ऐसे करके आप यहाँ पे अल्फा एच काउंट करोगे। ठीक है, क्लियर है। बस अल्फा एच काउंट करने के बाद क्या करना है, उसके बाद देख लो कि इसका रेजोनेंस कैसे होता है। तो बेटा इस वाले केस के अंदर अगर आप रेजोनेंस देखोगे तो आप ऐसे करके CH2 और यहाँ पे मैंने ये बना लिया है। ठीक है, ऑब्वियसली इनकी वैलेंसीज के अंदर यहाँ पे भी H प्रेजेंट होगा, इसको CH लिख लो, डबल बॉन्ड। तो बेटा हाइपर कंजुगेशन के अंदर हमेशा वही करना होता है कि हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन देके बाहर जाएगा। जैसे बेटा ये बाहर गया, इस वाले कार्बन के ऊपर क्या आया, नेगेटिव चार्ज। जैसे इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, ये वाला बॉन्ड ऐसे करके घूम जाएगा और इसके ऊपर बेटा पॉजिटिव आ जाएगा। इसके ऊपर क्या आ जाएगा, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, एच आपका कहीं बाहर होगा, ये दोनों मिलके आपका बॉन्ड बना लेंगे। तो स्ट्रक्चर कैसा मिलेगा बेटा, इसके बाद आपको C डबल बॉन्ड CH और इसके ऊपर क्या लगे हुए बेटा, ये 2 H ऐसे कैसे आप दिखा दीजिए। ये वाला H आपका बाहर हो गया, कैसा चार्ज लेके, पॉजिटिव चार्ज। और बेटा इस CH2 के ऊपर क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज। इसका एक हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर बेटा ये आ गया। दूसरा क्या आ जाएगा, दूसरा ऐसा आ जाएगा C डबल बॉन्ड CH2 नेगेटिव। दूसरा वाला H बाहर कर दो, ये H बाहर कर दिया, ये दोनों H आपने इसके साथ रखे, इसके ऊपर क्या दे दिया, पॉजिटिव चार्ज। तो ये क्या हो गया बेटा मेरा C और इसके ऊपर क्या आ जाएगा CH। ठीक है, ये हो गया, ये बेटा मेरा दूसरा हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर हो गया। तीसरे के लिए क्या करेंगे, फिर से नीचे वाले H को निकाल दो, नीचे वाला H निकाल दे बेटा, इसका डबल बॉन्ड और इसके ऊपर CH2 नेगेटिव, 2 H इसके एज इट इज लगा दो, जो H बाहर निकाला उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, कितने हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर हो गए बेटा, 3 हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर हो गए। क्यों 3 हुए, क्योंकि इसके पास अल्फा H 3 थे। तो ऐसे करके इसके हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर आ जाएंगे। उसके बाद हम क्या लिखते हैं बेटा, इसके अंदर आपको स्टेबिलिटी ऐसे समझ में नहीं आएगी कि सर चार्ज बन गया तो क्यों स्टेबिलिटी लेके आ रहा है हाइपर कंजुगेशन। तो सीधे सीधे लिख के और रट लो कि हाँ, स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर, स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन, स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा। पहले नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर लिख लो, विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा H ऑन sp3 अल्फा कार्बन्स। ठीक है, तो अगर आपसे कोई 2 अल्केन्स की स्टेबिलिटी पूछी जाए, 2 अल्केन की अगर स्टेबिलिटी पूछे तो बेटा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और एक के अंदर क्या करो, 3 कार्बन लगाने हैं। तो ये हो गया, इसके ऊपर CH3 और बेटा विच इज मोर स्टेबल, विच अल्केन, which alkene is more stable, which alkene is more stable, सर बी। B। ठीक है, बहुत सिंपली इसका आंसर है बेटा, इस वाले अल्कीन के अंदर अल्फा कार्बन 1 अल्फा कार्बन 2, इन दोनों के बेटा sp3 कार्बन है तो इनके अल्फा H कितने आ जाएंगे, अल्फा H की वैल्यू बेटा इसके केस में 6 आ जाएगी और इसके केस के अंदर अल्फा H आ जाएंगे आपके 3, ये हो जाएगा इसका अल्फा कार्बन। तो स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा आ जाएगी बेटा, स्टेबिलिटी ऑफ B इज मोर देन A। ठीक है, क्या क्लियर है सबको।
यस यस सर। सर। ठीक है बेटा, एक एग्जांपल है, आप लोगों ने सिस ट्रांस, थोड़ा सा स्टीरियो के बारे में बता रहा हूँ, ज्यादा नहीं। सिस ट्रांस आपने ये आइसोमर सुने होंगे, नोट करके लिख लेना। इसको बेटा सिस ब्यूटीन बोलते हैं, इसको ट्रांस ब्यूटीन बोलते हैं, और इसको सिस ब्यूटीन बोलते हैं। ठीक है, अल्फा एच बेटा दोनों के 6 आएंगे, अल्फा एच की वैल्यू 6 आएगी, अल्फा एच जो हो जाएगा आपका इसमें भी 6 आएगा। इन दोनों को जब आप कंपेयर करने जाओगे तो इनकी स्टेबिलिटी आपको अल्फा एच से सेम मिलेगी, कोई रेजोनेंस कोई इंडक्टिव इफेक्ट इनके अंदर अलग नहीं आ रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। तो अगर आपको इनकी स्टेबिलिटी कंपेयर करनी है तो आप इनकी स्टेबिलिटी कैसे बताओगे? एक्चुअली बेटा ये ना ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है, और स्पेस के अंदर इन दो CH3 का डिस्टेंस जो है, इन दो CH3 का डिस्टेंस ट्रांस में ज्यादा है और इसके अंदर सिस में कम है। तो बेटा जिसके अंदर कम डिस्टेंस होगा इनका, उसके अंदर क्या होगा? रिपल्जन ज्यादा मिलेगा। हर ग्रुप एक दूसरे से रिपल्जन करता है, ठीक है। तो यहाँ पे इन दोनों की टक्कर होगी, टक्कर होने की वजह से ये लेस स्टेबल हो जाता है, ये लेस स्टेबल होता है बेटा, और ट्रांस वाला ज्यादा स्टेबल होता है, ट्रांस वाला ज्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, तो अगर कहीं पे आपको सिस और ट्रांस ब्यूटीन मिल रहे हैं, जनरली ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कौन सा ज्यादा स्टेबल है, और आगे भी रिएक्शन मैकेनिज्म में भी इसके काम आएगा। बट स्टेबिलिटी जो है आपकी, ट्रांस ब्यूटीन इज मोर स्टेबल, ट्रांस ब्यूटीन इज मोर स्टेबल देन सिस ब्यूटीन। ठीक है, क्या क्लियर है बच्चों? यस सर। ओके, उसके बाद हाइपर कंजुगेशन इन फ्री रेडिकल, हाइपर कंजुगेशन इन फ्री रेडिकल क्वेश्चन है, क्वेश्चन है सर एक बार बता दो। क्या बेटा? स्टेबिलिटी वाला। यस। ट्रांस और सिस के अंदर क्या हो रहा है बेटा? ट्रांस के अंदर जो है आपके दोनों के दोनों जो सिस है, ये दोनों के दोनों CH3 है, इनका बेटा डिस्टेंस ज्यादा है, ये दोनों ना अपोजिट है, ये दूर दूर है, तो इनका डिस्टेंस ना बेटा ज्यादा डिस्टेंस है। दिस डिस्टेंस, ये डिस्टेंस जो आ रहा है, डिस्टेंस 1 बोल दीजिए आप इसको, और इसको क्या बोल दोगे? इसको बोल दोगे डिस्टेंस 2। 1 मोमेंट बेटा, हाँ जी। देखो इसके अंदर जो है डिस्टेंस जो है आपके CH3 का पहले वाले A वाले के अंदर दूर है, B वाले के अंदर नजदीक है। जब नजदीक होंगे तो नजदीक होने की वजह से बेटा रिपल्जन करते हैं। कोई भी ग्रुप्स अगर आते हैं, बल्कि ग्रुप्स होते हैं, हाइड्रोजन हाइड्रोजन बहुत कम रिपल्जन करते हैं क्योंकि छोटे छोटे होते हैं। यहाँ पे CH3 है, इन दोनों कार्बन के H दूर दूर तक फैले हुए, तो बेटा उनकी टक्कर होगी, टक्कर होने की वजह से रिपल्जन आएगा, रिपल्जन होने की वजह से उसके अंदर स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। A वाले के अंदर ये लोग दूर हैं, यहाँ भी इनके बीच में रिपल्जन होगा, ठीक है, इनके इलेक्ट्रॉन्स का, लेकिन कम होगा क्योंकि दूरी ज्यादा है। ये तो सिंपल सी बात है, दो भारी लोग दूर दूर से लड़ेंगे तो उनके अंदर कम आपकी टक्कर होगी, कम उनकी लड़ाई होगी, तो स्टेबिलिटी ज्यादा मिलेगी। कोई दो भारी लोग नजदीक से आके लड़ेंगे तो ज्यादा तोड़फोड़ होगी। तो इस वजह से बेटा ए वाला जो आपका ज्यादा स्टेबल मिलता है, जो ट्रांस वाला है, और बी वाला जिसको सिस बोलते हैं, जिसके अंदर दोनों नजदीक आ जाते हैं, उसको स्टेबिलिटी हम कम बताते हैं। क्लियर सत्यम? यस। ओके, तो हाइपर कंजुगेशन इन फ्री रेडिकल, ठीक है। फ्री रेडिकल का बेटा हाइपर कंजुगेशन एग्जैक्टली सेम एज कार्बोकटायन, सेम एज कार्बोकटायन, सेम ऐसा ही है, ऑलमोस्ट लिख दो, क्योंकि उसके अंदर बेटा H जो है आपका
इलेक्ट्रॉन दे के जाता है अपने दोनों। यहाँ पे देखो अल्फा एच तो इसके वैसे ही काउंट होंगे अगर कहीं पे आपके पास फ्री रेडिकल है। फ्री रेडिकल होता क्या है बेटा, अगर ये समझ ले तो बेटा कार्बन है, कार्बन के पास 4 ऑर्बिटल होते हैं, एक ऑर्बिटल के अंदर 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 1 अनबॉन्डेड, एक इलेक्ट्रॉन होगा जिसने कोई बॉन्डिंग नहीं कर रखी, अनबॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अगर ऐसा होगा तो बेटा इसको क्या बोलते हैं, इसको फ्री रेडिकल बोलते हैं, इसको बोला जाता है फ्री रेडिकल। ठीक है, तो अगर ऐसा है तो बेटा ये कार्बन हो गया, इसके ऊपर मान लो यहाँ पे CH3 लगा दिया, यहाँ पे CH3 लगा दिया, यहाँ पे C डबल बॉन्ड CH2 लगा दिया। मेरे को बेटा इसके लिए आप लोग कार्बोकटाइन वाले लॉजिक से नंबर ऑफ अल्फा H फॉर हाइपर कंजुगेशन बता दो। वहां पे कार्बोकटाइन से अगला जो कार्बन होता था उसको अल्फा कार्बन बोलते थे, यहाँ पे फ्री रेडिकल से अगला जो कार्बन होगा उसको हम लोग अल्फा कार्बन बोल देंगे। सर 6। कितने? सर 6 6। बिल्कुल सिंपल है, कुछ भी नहीं है। जहां पे फ्री रेडिकल है उससे अगले कार्बन आपके अल्फा कार्बन हो जाएंगे। अगर वो sp3 है, ये अल्फा कार्बन और ये अल्फा कार्बन, ये वाले भाई साहब आपके sp2 थे। ठीक है, तो ये अल्फा sp3 ये हो गया, ये हो गया अल्फा sp3, इन दोनों के पास 3 3 6 अल्फा एच है, अल्फा एच इक्वल 6। ठीक है, अब इसका हाइपर कंजुगेशन कैसा होगा बेटा, इसका हाइपर कंजुगेशन थोड़ा सा अलग है, ज्यादा नहीं। यहाँ पे मान लो CH2 रेडिकल है बेटा, वहां पे क्या होता था, ये हाइड्रोजन ऐसे करके अपने इलेक्ट्रॉन्स इसको देके जाता था। अब की बार ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन इसके पास आएगा और एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन अपना लेके निकल जाएगा। हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके निकलेगा, बनेगा क्या, हाइड्रोजन जाता है बाहर रेडिकल बन के। ठीक है, रेडिकल या कंप्लीट हाइड्रोजन का फ्री आयन, क्योंकि हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, वो अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाएगा। यहाँ पे जो बेटा कार्बन था इसके पास क्या बन जाएगा, फ्री रेडिकल, क्योंकि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन आ गया। ये कार्बन कैसा था, ऐसे करके इसकी बॉन्डिंग थी, हाइड्रोजन था उसने एक इलेक्ट्रॉन अपना दे रखा था, इसने दे रखा था, यही तो बॉन्ड बन रहा था। हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके चला गया, तो अब इसके एक ऑर्बिटल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन बच जाएगा। बेटा पड़ोस में ये जो बैठा है एक और फ्री रेडिकल बैठा है। अब देखो एक बॉन्ड बनाने के लिए क्या चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन 2 ऑर्बिटल, ये लो, ये लोग आपस में क्या कर लेंगे, बॉन्डिंग कर लेंगे। ये H और ये H एज इट इज, ये वाला H बाहर चला गया एज फ्री रेडिकल। ठीक है, कार्बोकटाइन के अंदर क्या हो रहा था, H पॉजिटिव होके जा रहा था, यहाँ पे जो है सर मैं क्लास में हूँ, क्लास के बाद कॉल करता हूँ। ओके, ये वाला कार्बोकटाइन है और उसको कार्बोकटाइन के केस के अंदर H पॉजिटिव होके जाता था, यहाँ पे रेडिकल बन के जाएगा। तो बेटा इसका अगर हम हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे, इसका हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर कैसा मिलेगा मेरे को, यहाँ पे C डबल बॉन्ड CH2 और ये मिल गया H। तो अगर कार्बोकटाइन से कंपेयर करोगे तो ये वाला पार्ट तो बेटा आपको कार्बोकटाइन जैसा ही दिख रहा होगा, इतना पार्ट। ठीक है, बस ये है कि वहां पे H जो है पॉजिटिव बन के निकल रहा था, यहाँ पे एक डॉट लेके निकल जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका। उसके बाद ए स्ट्रक्चर आपका ऐसा हो गया, बी स्ट्रक्चर के अंदर ये वाला H निकाल देना, ये वाला H निकाल दोगे। ठीक है, CH2 यहाँ पे ये H सलामत, ये H सलामत, ये बेटा बी हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर हो गया। सी के अंदर क्या करो, नीचे वाला H निकाल दो, नीचे वाला H बाहर हो गया, CH2, ये दोनों H आपके सेम टू सेम C। स्टेबिलिटी एज इट इज, जैसे कार्बोकटाइन में लिखते थे कि जितने ज्यादा हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर उतने ज्यादा स्टेबिलिटी मिलेगी, तो यहाँ पे बेटा स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, स्टेबिलिटी इज directly proportional to number of hyperconjugating structures. Stability is directly proportional to this thing, which is directly proportional to number of alpha H. क्या क्लियर है बच्चों? यस सर। ठीक है, एज इट इज वैसे ही चलेगा जैसे हाइपर कंजुगेशन के केस में चल रहा था, सॉरी कार्बोकटाइन का हाइपर कंजुगेशन में चल रहा था। इसके बाद बेटा सीधे सीधे आते हैं, कुछ स्टेबिलिटीज की बात करनी है मेरे को। कार्बोकटाइन, कार्बोनाइन और फ्री रेडिकल, इन तीनों को अलग से डील करेंगे। तो बेटा कार्बोकटाइन की बात करते हैं कि कार्बोकटाइन के बारे में थोड़े से विस्तार से, क्योंकि अब हमने सारे के सारे इफेक्ट पढ़ लिए तो बेटा इसकी स्टेबिलिटी हम डिस्कस कर सकते हैं। सबसे पहली बात, कार्बोकटाइन होता क्या है बेटा, कोई भी ऐसे करके H H और पॉजिटिव। ठीक है बेटा, इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ, अगर मैं पूछूं कि टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल, 6 इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल। बेटा इसका हाइब्रिडाइजेशन आता है, हाइब्रिडाइजेशन इसका sp2 आता है। कार्बोकटाइन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है। स्ट्रक्चर की बात करो तो बेटा इसका प्लेनर स्ट्रक्चर आ रहा होगा ऐसे करके, और इसका एक ऑर्बिटल ऐसे करके p ऑर्बिटल होगा जो कि खाली है, वो इसके परपेंडिकुलर होगा, वो इसके परपेंडिकुलर होगा इस प्लेन के। ठीक है, इस प्लेन के परपेंडिकुलर हो गया प्लेन। ठीक है, ये हो गया इसका स्ट्रक्चर। बात आती है कि इसका बेटा ऑक्टेट इज इनकम्प्लीट, ऑक्टेट इज
इनकम्प्लीट। ये ऑक्टेट इनकम्प्लीट होना ही बेटा इसके स्टेबिलिटी का मेजर कारण है, रीजन फॉर सॉरी अनस्टेबिलिटी का रीजन है ये, रीजन फॉर अनस्टेबिलिटी। अब बात आती है कि कौन इसको स्टेबलाइज करेगा, तो स्टेबलाइज करने के लिए ऑक्टेट को भूल जाओ बेटा, स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी या इसको ऐसे लिख दो स्टेबलाइज्ड बाय, कौन स्टेबलाइज कर सकता है बेटा इसको, प्लस एम का ग्रुप स्टेबलाइज कर सकता है, प्लस आई का स्टेबलाइज कर सकता है और हाइपर कंजुगेशन, ठीक है। प्लस एम के लिए ये जरूर देख लेंगे कि क्या वो ग्रुप इसके साथ एम इफेक्ट शो कर सकता है, क्या इसके अंदर कंजुगेशन प्रेजेंट है, अगर कंजुगेशन प्रेजेंट होगी तो प्लस एम का ग्रुप इसको सेटिस्फाई कर देगा, ठीक है, या स्टेबलाइज कर देगा। तो यहाँ पे बेटा कुछ कुछ ऑर्डर्स मैं आपको लिख रहा हूँ। सबसे पहला ऑर्डर बेटा CH3 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 CH2, ये बेटा पॉजिटिव, और मेरे पास ये किससे ज्यादा स्टेबल होगा, ये CH3 पॉजिटिव से स्टेबल होगा, क्योंकि इसके अंदर बेटा क्या है, इसके अंदर यहाँ पे प्लस आई इसका प्रेजेंट है, ठीक है जी। उसके बाद आता है कि अगर आपके पास ऐसे करके C पॉजिटिव CH3, ये बेटा किससे ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, ये इससे ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, ठीक है, इससे ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, विच इज मोर स्टेबल देन अगर आपका CH3 CH2 पॉजिटिव बन रहा है, विच इज मोर स्टेबल देन CH3 पॉजिटिव। रीजन क्या है इस वाले केस के अंदर बेटा, प्लस आई तो लग ही रहे हैं, इसके अंदर तीनों का प्लस आई लग रहा है, उसके अंदर 2 का प्लस आई लग रहा है, लेकिन प्लस आई से ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या लग रहा है बेटा, यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन लग रहा है। अल्फा एच इक्वल 9 का यहाँ पे बेटा अल्फा एच आपको 6 मिल रहे हैं, यहाँ पे अल्फा एच इक्वल 3 मिल रहे हैं और यहाँ पे अल्फा एच इक्वल 0 मिल रहे हैं। इंडक्टिव इफेक्ट अगर यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन और मेसोमेरिक प्रेजेंट ना होता तो हम इंडक्टिव इफेक्ट से कंपेयर करते, ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमने कंपेयर किससे कर लिया, हाइपर कंजुगेशन से, ठीक है, तो क्योंकि हाइपर कंजुगेशन ज्यादा डोमिनेंट होता है। उसके बाद बेटा एक जो है आपको टू प्लस इंडक्टिव इफेक्ट, एक एक्सेप्शन इसका, एक्सेप्शन 1 3 2 5 CH3 CH2 पॉजिटिव और CH3 बेटा CH2 CH2 पॉजिटिव। बेटा इस केस के अंदर क्या है, इस केस के अंदर आपका अल्फा एच लग रहा है और 3 का लग रहा है, और यहाँ पे बेटा अल्फा एच जो लग रहा है आपका यहाँ पे 2 का लग रहा है। तो लॉजिक तो ये कहता है कि अल्फा एच जिसके अंदर 3 है वो ज्यादा स्टेबल होना चाहिए। बेटा डोमिनेंस होती है, सही बात है, लेकिन बात ये है कि सारे के सारे इफेक्ट्स एंड ऑफ द डे ऐड होते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, इस अल्फा एच इक्वल 3 का जो टोटल प्लस इफेक्ट है, इलेक्ट्रॉन देने का इफेक्ट है, वो माइनस अल्फा एच इक्वल 2 का जो इफेक्ट है, ये जो गैप है ना बेटा, ये गैप बहुत कम होता है, ये गैप कम होता है, और यहाँ पे बेटा इसका बड़े ग्रुप का प्लस आई लग रहा है और यहाँ पे इसका प्लस आई कम होता है, ये आपको पता होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसका प्लस आई और अल्फा H2 जुड़ के अल्फा H3 प्लस इसका जो दूसरे वाले का कम प्लस आई है वो जुड़ के जो आ रहा है, तो जो सेकंड वाला है बेटा ये बीट कर जाता है फर्स्ट वाले को। दिस इज एक्सेप्शनल केस, आपको बस याद रखना है, बाकी सब जगह ऊपर अपना लॉजिक लगाना है। कहीं पे एक्जैक्टली ये चीज मिल जाती है तो आप इसको बोल देंगे कि एक्सेप्शनल केस था और आंसर बता देंगे, ठीक है। उसके बाद अगर आपके पास कई तरीके के बेटा कार्बोकैटायन पॉसिबल है, ठीक है, कुछ कुछ कार्बोकैटायंस है, तो कार्बोकैटायंस ये वाला क्लियर है ना बेटा, हाइपर कंजुगेशन का ये जो एक्सेप्शन है कि हाइपर कंजुगेशन भले इसके अंदर ज्यादा मिल रहा है लेकिन इसकी स्टेबिलिटी हमें कम मिलती है, क्लियर है। यस सर। एक्सेप्शनल केस है, लॉजिक भी भले याद मत रखो कि इसका जुड़ के ये है एज इट इज, ये है, ये एक एक्सेप्शन है। एक और एक्सेप्शन आता है इसके अंदर, जब रेजोनेंस से ज्यादा स्ट्रॉन्ग अल्फा एच हो जाएगा आपका, तो वो भी मैं बता दूंगा। उससे पहले बेटा बात करते हैं अलाइलिक कार्बोकैटायन। अलाइलिक कार्बोकैटायन, अलाइलिक कार्बोकैटायन क्या होता है बेटा, अगर आपका अलाइलिक पोजीशन की बात करते हैं कि अलाइलिक पोजीशन इज कार्बन नेक्स्ट टू डबल बॉन्ड। अगर किसी डबल बॉन्ड से नेक्स्ट कार्बन है तो वो अलाइलिक पोजीशन पे बेटा आपका अलाइलिक कार्बोकैटायन कैसा हो जाएगा, ये आपका अलाइलिक कार्बोकैटायन है। क्या इसके अंदर रेजोनेंस प्रेजेंट होगी, बिल्कुल होगी, क्योंकि ये क्या है बेटा डी है, ये एस है, और यहाँ पे आपको क्या मिल गया डी, यहाँ पे डीएसडी प्रेजेंट है तो रेजोनेंस है। ये बेटा आपका हाइपर ये बेटा ये वाला स्ट्रक्चर आपका रेजोनेंस कर सकता है। इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, ये वाला बॉन्ड बेटा ऐसे करके घूमेगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये दोनों ये करके, और ये इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आ जाएगा, RS1 हो जाएगा बेटा, ये RS2 हो जाएगा, ठीक है। तो इट इज स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस, इट इज स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस। ऐसा जब होता है बेटा तो हम कहेंगे रेजोनेंस इसको स्टेबलाइज कर रहा है। क्यों इसको स्टेबलाइज कर रहा है, क्योंकि बेटा जिस कार्बन के ऊपर आपका पॉजिटिव चार्ज था वो दूसरे हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर के अंदर गायब हो जाता है। तो ओवरऑल जब आप हाइब्रिड बनाओगे, हाइब्रिड कैसा बनेगा, CCC 1 2 ऐसे करके, डेल पॉजिटिव और डेल
पॉजिटिव, ठीक है। दो जगह पे पार्शियल चार्ज बढ़ जाएगा तो एक जगह कम हो जाएगा, तो रेजोनेंस इसको स्टेबलाइज कर रहा है। तो रेजोनेंस बेटा ऐसे करके इसको स्टेबलाइज करेगा। एक ये हो गया मेरा कार्बोकटायन, एक ये कार्बोकटायन हो गया रेजोनेंस, और ये क्या हो गया मेरा हाइब्रिड, ठीक है। उसके बाद आता है आपके पास हाइब्रिड। उसके बाद आता है बेटा बेंजाइलिक कार्बोकटायन, बेंजाइलिक कार्बोकटायन। तो बेंजाइलिक कार्बोकटायन के लिए बेटा बेंजाइलिक पोजीशन क्या होती है, बेंजाइलिक पोजीशन ये होती है बेटा कार्बन नेक्स्ट टू फिनाइल रिंग, फिनाइल रिंग। यानी कि बेटा ऐसे करके आपके पास ये फिनाइल लगा हुआ है, इसके ऊपर जो नेक्स्ट कार्बन है बेटा ये क्या है, बेंजाइलिक पोजीशन, बेंजाइलिक पोजीशन, ठीक है। तो बेटा अगर ऐसा कार्बोकटायन आपको मिलता है कि यहाँ पे इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, ये कार्बोकटायन बेटा पूरी रिंग के अंदर रेजोनेंस करेगा, पूरी रिंग में रेजोनेंस करेगा, पूरी रिंग में रेजोनेंस करेगा, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड हो जाएगा, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड हो जाएगा। एक बात आपको दिख रही है, ऊपर वाला जो था वो कम रेजोनेंस था, नीचे वाले के अंदर पूरी की पूरी रिंग के अंदर रेजोनेंस हो रहा है, ज्यादा रेजोनेंस मिल रहा होगा, तो इसका पॉजिटिव चार्ज चार जगह पे बढ़ जाएगा बेटा। पॉजिटिव चार्ज कहाँ जाता है, आपकी जो भी चीज रिंग के अंदर जाती है वो अपना इफेक्ट जो दिखाने वाली है वो ऑर्थो और पैरा पे दिखाती है। तो बेटा इसका जो पॉजिटिव चार्ज आएगा, इसका पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ रहा होगा, इसका पॉजिटिव चार्ज अगर हाइब्रिड बनेगा तो उसके अंदर ऐसे करके ये इसका बेटा यहाँ पे अगर ये सी, यहाँ पे तो डेल पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि इसने रेजोनेंस किया बेटा। एक बार आ जाएगा ऑर्थो, ये दूसरा ऑर्थो और तीसरा पैरा, ये तीन जगह पे बट जाएगा, तीन जगह पे बट जाएगा। ऊपर कितनी जगह पे बट रहा था, दो जगह पे बट रहा था, जब तीन जगह पे सॉरी चार जगह के ऊपर बट जाएगा तो चार जगह के ऊपर नेट जो वैल्यू आएगी, जो कार्बोकटायन जो आपका बाहर वाला था उसके ऊपर कम चार्ज बच जाएगा, तो इसकी स्टेबलाइजेशन ज्यादा हो जाएगी। तो बेटा इसकी स्टेबिलिटी अलाइलिक से ज्यादा मिलेगी, क्या मिलेगी कि नहीं मिलेगी, क्या समझ में आ रहा है? हाँ भाई, नहीं समझ आ रहा तो बोल दो। सर ये वाला एक बार और बता दो। हाँ देखो बेटा, ऊपर वाले के अंदर जब मैंने हाइब्रिड बनाया तो उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज दो जगह पे बटा, पहले इस वाले कार्बन पे आ रहा है, सेकंड वाले में इस पे आ रहा है, तो दो जगह में बांटा मैंने, ठीक है। उसके बाद देखो जब आपका फिनाइल के लिए जब ऐसी रिंग लगी होती है, रिंग के लिए एक बात याद रख लो, अभी मैं पूरा स्ट्रक्चर खोल के नहीं दिखा रहा, आपका ये करके ऐसे डबल बॉन्ड होगा CH2 पॉजिटिव, ठीक है। आप इस बॉन्ड को घुमाना शुरू करो, इस बॉन्ड को जब आप घुमाओगे तो यहाँ पे बेटा ये वाला कार्बन जो है ऐसे करके ये बॉन्ड ऐसे करके रोटेट होएगा। जैसे ही रोटेट हुआ बेटा इसके ऊपर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर पॉजिटिव, और यहाँ पे पड़ोस में क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर कैसा बन जाएगा, ये ऐसा बन जाएगा CH2 और यहाँ पे बेटा पॉजिटिव, ये वाला डबल बॉन्ड एज इट इज। उसके बाद क्या करो, अब इसके बाद ये वाला बॉन्ड घूमेगा ऐसे करके, तो जब ये ऐसे करके घूमेगा यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा तो बेटा क्या यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड बन जाएगा, यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड बन गया, यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड बन गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड हुआ तो क्या बेटा पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ गया है, और ये वाला बॉन्ड आपका एज इट इज है, ये हो गया CH2। उसके बाद इस वाले बॉन्ड को आप ऐसे करके रोटेट करो, इस बॉन्ड को आप ऐसे रोटेट करोगे तो क्या होएगा, उसके बाद यहाँ पे बेटा आपका पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और यहाँ पे ये वाला आपका बॉन्ड था एज इट इज, और ये, ठीक है। इसके ये हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएंगे, ठीक है। एक और बनेगा, सॉरी इसके ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएंगे। एक और फाइनली क्या बनेगा, इसके सारे के सारे बॉन्ड सब डिस्प्लेस हो चुके हैं, इसके सारे के सारे बॉन्ड्स डिस्प्लेस हो चुके, और यहाँ पे ये ऐसे था, दिस 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 घूम जाएंगे बॉन्ड, तो इसके बेटा RS = 5 आ गया, RS = 5 आ गया। हाइब्रिड बनाओगे तो हाइब्रिड कैसा दिखेगा बेटा, हाइब्रिड के अंदर मार्क कर दो जहां जहां जो बॉन्ड्स आए बेटा, एक तो बेंजीन के अंदर ऑब्वियसली सब जगह पे डबल बॉन्ड आ गया, उसके बाद यहाँ पे बेटा डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया, ठीक है। ये CH2 जो था इसका जो पॉजिटिव चार्ज था वो कई बार घुमा हुआ, इसके ऊपर डेल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। और कौन कौन से कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, अगर आप बेटा ध्यान से देखोगे इसके अंदर ये पोजीशन कैसी होती है बेटा, ये ऑर्थो है, जो भी ग्रुप लगा है उससे नेक्स्ट कार्बन क्या होता है, ऑर्थो पोजीशन होती है, ये भी ऑर्थो है। उससे जो थर्ड कार्बन होता है बेटा वो क्या होता है, पैरा। तो आप देखोगे यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज आया है बेटा वो यहाँ पे दो ऑर्था के ऊपर आया है और एक पैरा के ऊपर आया है, बोलो आया है कि नहीं आया है, यहाँ पे ऑर्थो पे इस वाले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के अंदर RS1 के अंदर अभी आया नहीं है, इसके अंदर दिखाया नहीं, यहाँ पे आएगा, ठीक है। ये हो गया बेटा RS1 ऑफ ऑर्थो, ठीक है। ये वाला यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा RS2 ऑफ पैरा। इसके अंदर मैंने सिर्फ आपको ये बॉन्ड्स अलग करके दिखाए हैं, ये RS1 है, ये इसके अंदर रिंग में मैं चार्ज नहीं लेके आया हूँ, RS0 बोल लो इसको, ठीक है। RS नंबर RS जो आपका 3 है बेटा ये किसका है, ये ऑर्थो का है, ठीक है। और जो RS4 मैंने बताया है ये न्यूट्रल है, ठीक है। इसके अंदर फिर से बाहर वाले कार्बन का है, तो बेटा इसके ऑर्थो के ऊपर आप क्या दिखा दोगे, ऑर्थो के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, डेल पॉजिटिव और डेल नेगेटिव।
अब बताओ इसके अंदर जो है पॉजिटिव चार्ज आपका कितने कार्बन पे गया, 4 जगह के ऊपर चला गया। ऊपर जो अलाइलिक आपका कार्बोकेटाइन था वहां पे 2 ही जगह पे जा पाया। तो पॉजिटिव चार्ज किसके अंदर ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, ऊपर वाले में नीचे वाले में? सर नीचे वाले में। एक जगह पे कहाँ घटा हुआ होगा, एक जगह पे कम कहाँ होगा, एक का अगर काउंट करोगे तो कम कहाँ होगा? सर नीचे वाले पे। नीचे वाले में। अब नीचे वाले में एक जगह का चार्ज अगर कम हो गया तो वो कार्बोकेटाइन स्टेबल हो गया कि अनस्टेबल? सर स्टेबल। स्टेबल हो गया। इसलिए जो है बेंजाइलिक जो है आपका ज्यादा स्टेबल होता है। स्टेबिलिटी ऑफ बेंजाइलिक इज मोर देन बेटा अलाइलिक। क्या क्लियर है? ओके। उसके बाद बेटा डाइबेंजाइलिक। डाइबेंजाइलिक। अच्छा एक और बात याद रखना कि ये जो चार्ज का मैंने इफेक्ट बताया, चार्ज अपीयर्स ऑन ऑर्थो एंड पैरा ओनली इन बेंजीन रिंग्स। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज लाए तो पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी, बोथ। ठीक है, दे डू नॉट कम ऑन, दे डोंट कम ऑन मेटा। आप नेगेटिव चार्ज का भी रेजोनेंस करा के देखना बेटा, वो भी आपके ऑर्थोस पे ही आएगा, ऑर्थो पे और पैरा के ऊपर। मेटा के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आता है। ठीक है, रिंग के ऊपर अगर कोई आप रेजोनेंस का ग्रुप लगा रहे हो या किसी भी तरीके से रिंग के अंदर अगर चार्ज आपका रेजोनेंस से आ रहा है तो ऑर्थो और पैरा पे ही जाएगा, मेटा के ऊपर शो नहीं करेगा। ठीक है, ये याद रखना। नेगेटिव चार्ज के लिए भी ऐसा ही होगा, काम आ जाएगी ये बात आपके कभी। और एरोमेटिक कंपाउंड के अंदर जब आप इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करोगे तो वहां पे भी एक्टिवेटिंग डीएक्टिवेटिंग इन्हीं चीजों से डिसाइड होता है कि चार्ज कहाँ पे जाने वाला है। चलो ये बात होगी। उसके बाद आता है बेटा डाइबेंजाइलिक। डाइबेंजाइलिक 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 के अंदर क्या होगा बेटा, ये कार्बन और इसके ऊपर ऐसे करके मैंने पीएच लगा दिए, 2 पीएच लगा दिए यहाँ पे, एच और पॉजिटिव। पीएच का क्या मतलब होता है बेटा? पीएच मतलब फिनाइल की रिंग होती है। ये जो आपकी बेंजीन ऐसे करके लगती है, इस वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं? पीएच बोलते हैं। इस वाले पार्ट को पीएच बोल देते हैं। दिस इज व्हाट, इस चीज को हम पीएच बोल रहे होते हैं। दिस इज पीएच ग्रुप, पीएच ग्रुप। ठीक है, तो अगर मैंने 2 बेंजाइल लगा दिए बेटा यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, बोलो क्या डाइबेंजाइलिक बेंजाइलिक से ज्यादा स्टेबल होगा कम स्टेबल होगा? इसका रेजोनेंस इसमें भी ज्यादा मिलेगा, होगा। ज्यादा होगा, सर और ज्यादा। इसके अंदर भी, दोनों रिंग के अंदर इसका रेजोनेंस होगा। तो बेटा डाइबेंजाइलिक इज मोर स्टेबल देन डाइबेंजाइलिक इज मोर स्टेबल देन बेंजाइलिक। ठीक है, उसके बाद यहीं पे अगर मैं ट्राइबेंजाइलिक की बात कर लूं, ट्राइबेंजाइलिक, ट्राइबेंजाइलिक कार्बोकेटाइन, तो ट्राइबेंजाइलिक तुम्हें पता है कैसा हो जाएगा? पीएचसी, इसके ऊपर पॉजिटिव, ट्राइबेंजाइलिक कार्बोकेटाइन, सी सी बेटा ये पीएच और ये पीएच, तो क्या हो जाएगा? ट्राई इज मोर देन डाई विच इज मोर देन बेंजाइलिक। ठीक है, ये इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर आ जाएगा इन तीनों का, क्योंकि इसके अंदर जो आपको रेजोनेंस मिलेगा बेटा ये 3 रिंग के अंदर मिलेगा। 3 3 6 और 3 9, 3 एक रिंग के अंदर कार्बन के ऊपर आता है, तो 3 रिंग के अंदर 9 कार्बन के ऊपर अंदर चला जाएगा, 10 वाई हो गया, 10 जगह के ऊपर आपका जो है पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो इसकी स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी बेटा। ये स्टेबिलिटी ऑर्डर हो गया बेंजाइलिक्स के केस के अंदर। उसके बाद बेटा एक जो आता है आपका आता है साइक्लोप्रोपाइल कार्बोकेटाइन, साइक्लोप्रोपाइल कार्बोकेटाइन, साइक्लोप्रोपाइल कार्बोकेटाइन। ठीक है, इसका बेटा स्ट्रक्चर कैसा होता है? ये ऐसा दिखता है कि ऐसे करके ये साइक्लोप्रोपाइल का पार्ट हो गया और ये। ठीक है बेटा, ये होता है, इसके अंदर एक फिनोमेना होता है डांसिंग रेजोनेंस, डांसिंग रेजोनेंस फिनोमेना। ठीक है, वो फिनोमेना के अंदर में ज्यादा नहीं घुस रहा। बात ये है कि बेटा ये वाला जो कार्बोकेटाइन होता है स्टेबिलिटी ऑर्डर, इसके अंदर तुम्हें कोई ऐसे एज सच रेजोनेंस नहीं दिख रहा, लेकिन बता दिए कि डांसिंग रेजोनेंस नाम का फिनोमेना होता है। इसके अंदर बेटा रेजोनेंस है डांसिंग रेजोनेंस नाम का, वो एग्जैक्टली रेजोनेंस नहीं है, अलग चीज है, उसका नाम क्या है? डांसिंग रेजोनेंस है। उस चीज की वजह से बेटा इसकी स्टेबिलिटी ना आपको बेंजीन की रिंग से ज्यादा मिलती है। इसकी स्टेबिलिटी आपको जो बेंजाइलिक वाला था इससे ज्यादा स्टेबल आपको ये कार्बोकेटाइन मिलेगा। ठीक है, ये कार्बोकेटाइन आपका ज्यादा स्टेबल है इससे। कंसीडर इट एक्सेप्शन डाटा वॉट एवर यू वांट। ठीक है, नॉट गोइंग इनटू एग्जैक्ट डिटेल्स। ये वाला जो आपका कार्बोकेटाइन है ज्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, ये वाला कार्बोकेटाइन मेरा ज्यादा स्टेबल होता है। तो अगर देखो अब मैं ना इन सबको कंपाइल करके, ये बात क्लियर है, इसको आप मान लो कि अगर ऐसा कार्बोकेटाइन आपको कहीं पे मिल रहा है तो ज्यादा स्टेबल है, तो इस बात को बेटा कंपाइल करना शुरू करेंगे। एक जो है ऑर्डर बनेगा बेटा, किसी कार्बोकेटाइन के ऊपर अगर ऐसी 3 रिंग लगी हुई है तो सबसे ज्यादा स्टेबल मिलेगा जितने भी कार्बोकेटाइन हमने अभी पढ़े हैं। बोलो है कि नहीं है उनके अंदर से? ठीक है, उसके बाद बेटा नेक्स्ट क्या आएगा? उसके बाद अगर कार्बन के ऊपर 3 फिनाइल लगा दो, अगर आप कार्बन के ऊपर 3 फिनाइल लगा दोगे तो ये हो जाएगा। ओके, सॉर्टेड है। उसके बाद क्या आएंगे बेटा?
ये वाला कार्बोकेटाइन आ जाएगा। 2 ऐसी रिंग्स लगा दो, ठीक है, 2 रिंग लगा दोगे तो ये आ जाएगा, और यहाँ पे एक H। उसके बाद क्या आ जाएगा, उसके बाद PH C पॉजिटिव, यहाँ पे क्या एक H लगा दो, PH ये हो गया। उसके बाद क्या है, उसके बाद नेक्स्ट क्या आ जाएगा, एक रिंग लगा दो किसी के ऊपर, ये जो है ये कार्बोकेटाइन के ऊपर एक रिंग लगी हुई है। ओके, ये हो गया। उसके बाद बेटा आपका जो है लॉजिक आएगा कि सर ये वाला आना चाहिए नेक्स्ट, ठीक है, ये नेक्स्ट आना चाहिए। लेकिन बेटा एक कार्बोकेटाइन होता है जो इसके अंदर नेक्स्ट इससे पहले आता है, ये वाले से पहले क्या आएगा, ये वाले से पहले CH3 और CH3। बेटा इसके अंदर नो रेजोनेंस बट अल्फा H इक्वल 9। ये बेटा ज्यादा आपका स्टेबिलिटी देता है PH CH2 पॉजिटिव से। हाँ जी मैम, हाँ अच्छा जी। ऑथ लेयर लिंक मैम, ऑथ लेयर लिंक कॉपी करके मैम सेंड कर दीजिए ग्रुप के ऊपर कि बच्चे इससे ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। ओके, हाँ जी मैम, ओके ओके, बाय बाय मैम, ओके ओके। तो बेटा यहाँ पे ये क्या हो गया, ये एक एक्सेप्शनल केस हो गया जहाँ पे रेजोनेंस से ज्यादा स्ट्रॉन्ग आपको हाइपर कंजुगेशन मिल रहा है। उसके बाद कोई एक्सेप्शन नहीं, फिर आपका लॉजिकल चलेगा। ये आ गया बेटा आपका अलाइलिक कार्बोकेटाइन, अलाइलिक कार्बोकेटाइन के ऊपर आपका फिर उसके बाद क्या आ जाएंगे, हाइपर कंजुगेशन। उसके बाद हाइपर कंजुगेशन के बाकी केसेस आ जाएंगे जब जहाँ पे आपको अल्फा H6 मिल रहा है, उसके बाद आप एक CH3 लगा दोगे, ये हो जाएगा CH2 पॉजिटिव, और लास्ट में क्या आ जाएगा, ये वाले भाई साहब। ओके, ये आपका पूरा का पूरा एक ऑर्डर है, नोट कर लीजिए। ये इसके अंदर ये वाला पार्ट है ना, एक्सेप्शनल पार्ट है। ये एक्सेप्शनल पार्ट है जब आपका हाइपर कंजुगेशन ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है रेजोनेंस से, ठीक है, ये एक्सेप्शन है, एक्सेप्शनल केस। ये बेटा नोट डाउन कर लो, आज की क्लास में यही बातें हैं। कल इसके ऊपर 1-2 क्वेश्चंस कर लेंगे, उसके बाद किस पे जाएंगे, उसके बाद हम लोग कार्बो अनायन पढ़ेंगे, थोड़ा सा फ्री रेडिकल एरोमेटिसिटी पढ़ के कल खत्म कर देंगे, ठीक है, कल या जब भी क्लास होगी, ठीक है बच्चों। ओके सर। ओके, ये नोट हो गया, यस सर। ओके। recording, stop the recording.